हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश, यानी दोनों ही लैंग्वेज होगी। दोनों लैंग्वेज की हम लोग पूरी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का ही जो है पूरा क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं। पहले पैसेज है। पैसेज क्या है? गद्यांश। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार। कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ऐसी अवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं एक समस्या बन गया है आज। इसीलिए प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का हो, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है। क्योंकि जिस वातावरण में मैं और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है। यह स्थिति केवल भारत की ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि बेहिसाब हो रहे प्रदूषण के फलधारी साफ को यदि शीघ्र नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वनस्पतियां तक नहीं पनप पाएंगी। प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अब इससे गद्यांश से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध वातावरण, शुद्ध भावनाएं या शुद्ध मनोभाव। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, शुद्ध वातावरण। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा वातावरण यानी शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। अगला है, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक क्या हैं? जनसंख्या की बढ़ती मांगे तथा आपूर्ति, जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि, रोजगार की बढ़ती मांग तथा पूर्ति, जनसंख्या में सीमित किंतु औद्योगिकी में तीव्र वृद्धि। तो ये ऑप्शन हमारा जो है इसमें बी करेक्ट हो जाएगा कि जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बढ़ता औद्योगिकरण सीमा से अधिक प्रभावित होता है। तो जनसंख्या बेहिसाब बढ़ रही है और औद्योगिकीकरण भी बढ़ रहा है। तो यानी हमारा इसमें ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है वायुमंडल प्रदूषण, रोजगार में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। तो वायुमंडल प्रदूषण इस गद्यांश के अनुसार जो है वायुमंडल काफी प्रदूषित हो रहा है और यही मेन कारण है। प्रदूषण की समस्या है केवल भारत में, केवल एशियाई देशों में। अभी देखिए, केवल केवल नहीं, ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। संसार के अधिकतम देशों में है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की है? फड़धारी सांप से, गिरगिट से, बिच्छू से, अजगर से। तो फड़धारी सांप से की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पनपती फड़धारी सांप, ये रहा। मनुष्य किसी भी जीव नहीं, फड़धारी ये रहा। फड़धारी सांप को यदि शीघ्र नहीं तो फड़धारी सांप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वाक्य का भाव है, आने वाले वर्षों में पृथ्वी रो मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या फिर मनुष्य के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आएगी। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सांस नहीं ले पाएगा लोग। आगे है, नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के पीछे लगे, शब्द के पीछे लग जाए और उसका अर्थ भी जो है बदल दे। नियंत्रित, इसमें इत प्रत्यय है। इत, देखिए नियंत्र, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखते हैं, दशक में समास का भेद बताइए। दशक, दशक में समास, समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों बीच में जो होता है बराबर बराबर होते हैं, बीच में ज्यादातर डैश की मात्रा होती है, चिन्ह होता है। आगे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है। और उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास वो समास होता है जिसमें संख्या का बोध होता है।
संख्या का, जैसे दशक, 10 दशक, एक इसमें 10 आ रहा है यानी संख्या का बोध हो रहा है, तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। ठीक है। बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद, प्रथम और द्वितीय पद को छोड़ करके तीसरा पद प्रधान होता है। आप जो है समाज से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के समाज के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। समूह से भिन्न शब्द है आधुनिक, आवश्यक, स्वस्थ, स्वास्थ्य। देखिए आधुनिक क्या है, ये जो है आधुनिक मतलब नया होता है, और ये जो है गद्यांश में आया हुआ है। और आवश्यक भी जो है वो भी है, स्वस्थ जो है वो भी है, लेकिन स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य जो है सबसे अलग है। आगे है, अभी ये पद्यांश दिया गया है, अब इसे पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, दया दंड में जड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची, विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। कविता में किसकी कामना की गई है? वीरता के गान की, भारत के झंडे को फहराने की, आत्मशक्ति की गुणगान की, या फिर दया दंड के गुणगान की? तो भारत के झंडे को फहराने की। यहाँ पे देख रहे हैं, भारत का झंडा फहरे। आगे है, भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य है विजय गाथा, गणतंत्र दिवस, कीर्ति गान, या स्वतंत्रता? तो स्वतंत्रता, यहाँ पे उसका मतलब स्वतंत्रता से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है? युद्ध का, अहिंसा का, शक्ति प्रदर्शन का, आत्मसमर्पण का? तो अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए जो है प्रेरित किया गया है। दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? कठोर दंड, विवेकपूर्ण दंड, दया भाव, या अन्याय? तो इसमें जो है विवेकपूर्ण न्याय से संबंधित है। दया दंड मतलब अपनी बुद्धि, अपने क्षमता से जरूरत पड़ने पर उसमें थोड़ी बहुत दया और थोड़ी बहुत कठोरता मिला करके न्याय करना, तो इसे विवेकपूर्ण न्याय समझेंगे। आगे है, समूह से भिन्न शब्द है वीरता, दया, शक्ति, भारत। तो इसमें जो है समूह में वीरता आया है, दया आया है, शक्ति आया है, लेकिन भारत शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। विजय शब्द का विलोम क्या है? विजय यानी जो जीता हो जाता है उसे विजय, तो विजय का विलोम पराजय हो जाएगा। हार का विलोम जीत हो जाएगा, आक्रांत का अनाक्रांत हो जाएगा, ध्वस्त का निर्माण हो जाएगा। आगे है, संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थी के जीवन अनुभवों से संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुकरण कर रही है? श्रव्य भाषिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक भाषण शिक्षण, या संरचनात्मक मौखिक उपागम? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की वो क्या करें, उपयोग करें। श्रवण भाषिक विधि जिसमें बच्चा सिर्फ सुनता रहता है, व्याकरण में व्याकरण के नियमों का उल्लेख रहता है, और संरचनात्मक में अपने हिसाब से नियमों को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे संप्रेषणात्मक ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना नहीं है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद करना। ये देखिए केवल निगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो ये ऑप्शन तो इसी तरह गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा, व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना है। तो नहीं, ऑप्शन जो है इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दैनिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग में मदद करना है। तो बच्चा अपने दैनिक दिनचर्या में जितना ज्यादा भाषा का प्रयोग करेगा किसी भी लैंग्वेज का, वो चीज उसको आती जाएगी, समझ में आती जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि उत्पन्न और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ध्वनि विज्ञान जागरूकता, आकृति विज्ञान जागरूकता, चित्र विज्ञान जागरूकता, या फिर व्याकरण के प्रति जागरूकता? तो बबीता क्या कर रही है? ध्वनियों को जो है तुकबंदी के माध्यम से अलग करवा रही है, तो यानी ध्वनि विज्ञान जागरूकता है।
आकृति विज्ञान में आप आकृति को देख के समझेंगे, चित्र विज्ञान में ड्राइंग से रिलेटेड होता है, व्याकरण विधि में क्या होता है, चीजें जो होती है व्याकरण से रिलेटेड होती हैं। किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, डिकोड करना, कूटबंध कूटबद्ध करना। तो सरसरी तौर पर पठन, सारांश पठन वही सरसरी मतलब लगातार, जैसे अभी हमने गद्यांश और पद्यांश को एक सरसरी निगाह से पढ़ी है, तो इसे ही हम सरसरी पठन कहेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है? सरसरी तौर पर, बारीकी से पठन, डिकोडिंग या कूटबद्ध करना। तो जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना तो बारीकी से पठन होता है। मतलब जल्दी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उन चीजों को चूंकि उसके अंतर्गत सूचना होती है तो बारीकी से पठन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? श्रवण, पठन, शब्द भंडार, व्याकरण। तो शब्द भंडार हो जाएगा, क्योंकि वो उसके समीप अर्थ को वाले शब्द को चुनने के लिए करी, यानी उसके पर्यायवाची को करी है। एक ही शब्द के मतलब एक समान अर्थ वाले कितने शब्द हो सकते हैं जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कि उसका शब्द भंडार का वो क्या कर रही है, जांच कर रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? इसमें निगेटिव पूछ रहा है। बिना किसी संदर्भ के शब्दों का अर्थ पूछे, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना, अनुच्छेद से कुछ शब्द लेकर संदर्भ में उनके अर्थ खोजना। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बिना किसी संदर्भ के शब्दों का अर्थ पूछना। मतलब बच्चे को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं समझाया और डायरेक्ट ही कोई शब्द लेकर के उससे उसका अर्थ पूछने लगे, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। इसमें इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देबीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। आज मैं गई और कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी, पर मैं लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देबीना के विद्यार्थियों को क्या करना होगा? संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा, केवल व्याकरण के नियम को समझना होगा। अभी देखिए, व्याकरण के नियम का और यहाँ पे खाली जगहों को भरने का कोई अर्थ नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वर्ड भी है। वाक्य के वाक्य विन्यास को समझना, वाक्य विन्यास नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाठ की विषय वस्तु को समझना, नहीं, इसमें ऑप्शन जो है पहला ही, संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना। मतलब जो जो इस पूरे गद्यांश का संदर्भ निकल रहा है उसको समझ के फिर उसको भरना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्रत्यक्ष विधि से व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? आगमन तरीके से, निगमन तरीके से, बिना व्याख्या के, कृत्रिम तरीके से। तो आगमन तरीके थे। आगमन क्या होता है? आगमन में पहले जो है उदाहरण को दिया जाता है। जब बच्चे को उदाहरण देंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजों को समझाएंगे तो वो अच्छे से समझता जाएगा। प्रत्यक्ष विधि यानी कि पहले एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझाना। तो आगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि सेम होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? वे प्रक्रियाएं जिनसे कोश विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है, वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है, सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीकी, भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। तो नहीं, इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगी कि वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है, उससे क्या है, संबंधित है। आगे है,
वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? मतलब पहले तो बोलने पे और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पे कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि है, समग्र भौतिक प्रक्रिया, स्थिपरक उपागम, संरचनात्मक उपागम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि समग्र भौतिक प्रक्रिया मतलब जिसमें मुंह से भी संवाद किया जाए और शारीरिक शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करके चीजों को सिखाया जाए, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? इसमें नहीं पूछा है। बाल अनुकूल, सजीव एवं सक्रिय, सजीव और सक्रिय रहेगा तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। संसाधन पूर्ण रहेगा तब भी सीख पाएंगे, लेकिन तानाशाह नहीं होना चाहिए। अगर तानाशाह रहेगा तो बच्चे सिर्फ टीचर से डरेंगे, चीजों को समझ नहीं पाएंगे। समझ में न आने के कारण टीचर पूछेगा तब भी वो बोलेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है, सिर्फ डर की वजह से। अगला क्वेश्चन है, आने वाले शब्दों में वह पृथ्वी मनुष्य तो किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। ओ, एक मिनट, ये मुझे लग रहा है फिर से रिपीट हो रहा है। हाँ, ये चीज हमने पढ़ ली थी, तो इसे हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 117 है, तो अब हम ये ये भी जो है हमने पढ़ लिया है। आते हैं 118 से। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका की विधा सिद्धांत से हुई है? विधा सिद्धांत, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, समग्र भाषा, विषय वस्तु आधारित निर्देश या परामर्श कोर्स, सजटोपिया। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार। अगला क्वेश्चन है, भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में भिन्न नहीं होते बल्कि हाँ भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बोली, उच्चारण लहजा, उपबोली, विशिष्ट शब्दावली। तो बोली कहा जाता है, मतलब उनका हर एक चीज अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, उनका शब्द भंडार जो होता है अलग होता है, उनका व्याकरण का तरीका भी जो होता है अलग होता है। आगे है, आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? सर्व भाषिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो इसको सर्व भाषिक विधि भी कहते हैं, आर्मी विधि को। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंग्लिश को हम जो है अपने नेक्स्ट अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। इसमें सिर्फ हिंदी का ही है, तो हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब